चलिए, पिछले लेक्चर में हमने हल्का सा स्टार्ट करा था, रिकैप कर लेते हैं एक बारी। और हमने वैसे तो छोटा सा लेक्चर ही हुआ था हमारे पास। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सी इंटर का आपका ग्रुप सेकंड का पेपर है, छठा पेपर है। एफएम का पेपर 50 नंबर का, एसएम का पेपर 50 नंबर का, दोनों को मिलाएंगे तो 100 नंबर हो जाएंगे। फिर हमने सीए के प्रोफेशन के बारे में बात करी कि सीए के नाम में अकाउंटेंट है, तो सीए अकाउंट्स को लेकर बड़ा इतराता है। फिर मैंने आपको समझाया कि लो लेवल के जितने काम हैं, मिडिल लेवल के जितने काम हैं, वो सारे की सारी टेक्नोलॉजी ने आजकल ले लिए हैं। और आने वाले समय में तो एआई आपका खुद भी ऑडिट ही कर लेगा। हाँ ठीक है, आपकी साइन की वैल्यू रहेगी, पर आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपसे ज़्यादा अच्छी बढ़िया ऑडिट कर लेगा। और आप तो कंपनी में फिर भी ऑडिट करने जाते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल से पहले पहले आप ऑडिट करने जाते हैं। कल को आपके वहाँ पे एक एआई नाम की मशीन काम करेगी और वो तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन ऑडिट करेगी। अभी जो आप ऑडिट करते हैं उसको बैच प्रोसेसिंग ऑडिट कहते हैं। तब आपका ऑनलाइन ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा, तब आपका रियल टाइम ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन ऑडिट में क्या फ़र्क है, रियल टाइम ऑडिट में क्या फ़र्क है, आपका ऑडिट का टीचर बताएगा आपको। फ़िलहाल कहने वाली बात यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी बड़ा ख़तरनाक रूप धारण करने वाली है आने वाले समय में। तो सर क्या हम आउट हो जाएंगे? मतलब ही नहीं बेटा। जो बंदा सीए विद एआई जोड़ लेगा वो आउट नहीं होगा। जो आदमी सीए विद सीए ही रहेगा वो डेफिनेटली चैलेंजेस को फेस करेगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या जानकारी दी कि ईआरपी नाम की टेक्नोलॉजी है जो आपको आपका पूरा ऑपरेशनल काम मैनेज करती है आज की डेट में। और अब तो जर्नल एंट्री को कोई हाथ से डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप कोई भी प्रोडक्ट, हम टाटा क्रोमा में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, पीछे क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड स्कैन होता है और सारा का सारा पीछे ऑटोमेशन के द्वारा काम होता है। जर्नल भी होता है, लेजर भी होता है, ट्रायल बैलेंस भी होता है, सब कुछ अपने आप मेंटेन हो जाता है और सारा काम सिस्टम कर देता है। और फिलहाल जब हमें हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग करनी है ना, जब हमें किसी कंपनी को उठाना है, किसी कंपनी को बेचना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी और वहाँ पे सीए अकाउंटेंसी खेलेगा। उसके बाद हमने बताया था कि ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट का तो भरपूर आनंद आप लेंगे, क्योंकि ऑडिट का तो अधिकार केवल आपको ही दे रखा है, तो आप भरपूर आनंद लेंगे इसका और आप ले भी रहे हैं। टैक्सेशन की बात करेंगे। टैक्सेशन में सीए का तोड़ ही नहीं है, कोई विस्तार रूप में ज्ञान है उसके पास। डीटी का भी ज्ञान है, आईडीटी का भी ज्ञान है। और आगे स्कूटनी वाले केसेस में कहीं ना कहीं सीए को दिक्कत आती है, पर ठीक है, आजकल का ज़माना मिलजुल के काम करने का है, टीम वर्क का काम करने का है, तो उनकी अगर हम लॉयर की सपोर्ट ले भी लेते हैं तो कोई दुख वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ जब तक स्कूटी में केस नहीं आता तब तक तो आप हर साल आईटीआर का पैसा कस्टमर से, क्लाइंट से, कंपनी से कमाएंगे ही, तो ये भी अच्छा साधन है पैसा कमाने का। फिर हमने कहा कि यार ये सब ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, पहले ज़माने में हुआ करता था। आजकल एक नया नया काम आ गया है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला काम कहते हैं। आज हम एफएम की बात करते हैं तो आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, कहीं लाखों करोड़ों के हो चुके हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें सीए की सपोर्ट लेनी पड़ती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। मुकेश अंबानी जैसे आदमी को, अडानी जैसे आदमी को, रतन टाटा जी को तो स्वर्गवास हो गया है, पर उनकी कंपनी को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिग फोर को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आजकल सारे बच्चे जो हैं वो स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनको कंपनी को चलाने के लिए फंड चाहिए होता है। पिताजी पैसे देते नहीं है, घर वाले भरोसा करते नहीं है, तो हमें इन्वेस्टर को लूटना होता है। अब इन्वेस्टर पैसा तभी लगाएगा हमारे पे जब हम अपनी कंपनी में कुछ वर्थ दिखाएंगे। वो वर्थ दिखाने के लिए, वो रिपोर्ट बनाने के लिए सीए का बड़ा तगड़ा योगदान होता है। फिर सीए हमें समय समय पर डराता है कि अगर ऐसी हरकत करी तो आप जल्दी बर्बाद हो जाओगे, आप ऐसी हरकत करो, यहाँ से पैसा उठाओ, यहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है। वो सारी जानकारी आपको कौन प्रोवाइड करता है? सीए प्रोवाइड करता है। तो आज की डेट में सीए का जो इस्तेमाल है वो किसके तरीके से है? हाई लेवल का कंसल्टेंट है और बड़े मोटे पैसे चार्ज करता है ये भाई साहब, ठीक है जी। फिर हमने क्या बोला कि कंपनी को फंड चाहिए होता है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है। और पैसा जब आता है कंपनी के अंदर 2 टेंशन लेकर आता है। एक तो पैसा मेरे को कहाँ से उठाना है, पहला सवाल तो मेरा यहाँ पे उठता है। और फिर दूसरा, मेरे को पैसा कहाँ पे लगाना है। बात समझ में आ रही है? कल को आप सीए बनेंगे तो सीए बनने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना व्यापार खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी स्टार्टअप कंपनी भी बना सकते हैं। और आप नहीं तो बाकी दूसरी कंपनीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करो, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो, राइट। और कुछ ना मिले तो आप टीचर तो बन ही जाओगे, इतना ज्ञान आप अर्जित कर ही लेते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला कि अपना बिज़नेस के बारे में सीए को बड़ा ज़बरदस्त ज्ञान होता है। क्यों बढ़िया ज्ञान होता है? क्योंकि अकाउंटेंसी का, टैक्सेशन का, कॉस्टिंग का, एफएम का, एसएम का, ऑडिट का, लॉ का, सबका ज्ञान किसके पास है? सबके पास सारा का सारा ज्ञान सीए के पास है। तो बिज़नेस को जितने ढंग से, बढ़िया तरीके से हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ सकता है, शायद ही कोई दूसरी डिग्री हो जो समझ पाए। वो बात अलग है कि ऐसे ऐसे लोग भी पैसा कमा के बैठ गए हैं जिनका सीए से कोई लेना देना नहीं है, पर ठीक है,
उनके अपने अच्छे कर्म हैं, उन लोगों ने सीए का ज्ञान तो अर्जित करा ही होगा, डिग्री नहीं अर्जित करी होगी, पर ज्ञान तो पक्का ही उनके पास होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि भैया 96% बच्चा जो होता है सीए वाला, वो घर से ज़्यादा पैसा नहीं ला सकता, और जाहिर सी बात है इतने लाखों करोड़ रुपए लाना पॉसिबल भी नहीं है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, कंसल्टेंसी खेलना होता है। और जब हम कंसल्टेंसी खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे एफएम का और एसएम का बड़ा तगड़ा योगदान है। एफएम की बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्या अपने में प्रोसीजर माना गया हमारे पास, और ये प्रोसीजर क्या करेगा, कंपनी की फाइनेंशियल मैटर्स पे ज़रूर ध्यान देगा कि पैसा ढंग वाली जगह से लाया जा रहा है और पैसा ढंग वाली जगह पे लगाया जा रहा है, ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ढंग से कामयाब रहे, हेल्दी रहे। जितना कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस हेल्दी रहेगा उतनी हमारी कंपनी बढ़िया काम करेगी। ठीक है जी। तो हमारे जो सीए का मेन रोल क्या होता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते रहना, उसको मोटा हट्टा कट्टा करते रहना, उसको बॉडी बिल्डर बना देना, बिना केमिकल्स वाले, बिना 3 डब्बे खिलाए हुए, नेचुरल प्रोटीन खिलाए हुए उसकी हेल्थ को बढ़ाइए। ठीक है जी। फिर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि मुकेश अंबानी जी हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक हैं, 20 लाख करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक रफ एग्जांपल में ले लिया, 50.4 के इनके पास शेयर पड़ा हुआ है, इनकी खुद की जेब में 10 लाख करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। अब ये काफ़ी सारे बिजनेस करते हैं, ऑयल का, केमिकल का, पेट्रो का, रिटेल इंडस्ट्री का, टेलीकम्युनिकेशन का, म्यूचुअल फंड का हाउस भी इन्होंने खोल लिया है। ठीक है ना। तो साथ मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े काम ये करते हैं, तभी 20 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है और हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है आज की डेट में। और अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि इनके जितने बिजनेस हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या यूनिक कैटेगरी के हैं। यूनिक कैटेगरी का बेनिफिट क्या होता है कि कोई दूसरा बिजनेसमैन एकदम से नहीं आ पाता, उसको आने के लिए बड़े साल लग जाते हैं, बड़ा सारा पैसा लेकर आना पड़ता है। तो ये ऐसा बिजनेस है मुकेश अंबानी जी का, राइट। अब देखने वाली बात, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि जियो अभी 5G में काम कर रहा है, आने वाले समय में वो 6G में काम करना चाहता है। तो मुकेश भाई ने एहसास करा कि हमें 2.5 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अब 2.5 लाख करोड़ रुपये अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट वोडाफोन से ऊपर का हो जाएगा, एयरटेल से ऊपर का हो जाएगा। अभी भी वोडाफोन से, एयरटेल से ऊपर का ही है, पर अगर 2.5 लाख करोड़ रुपये और हमने लगा दिए तो शायद ये कंपनी नहीं लगा पाएंगे और ये बर्बाद हो जाएंगी। और वोडाफोन तो ऑलरेडी बर्बाद हो ही चुका है और 7 रुपये का, 7.5 रुपये का शेयर चल रहा है, बेड़ा गर्क ही हो चुका है इस कंपनी का तो पूरा। और फिर भी चलो ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन में अगर ये 6G आ जाता है तो इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी और हो सकता है कि शायद सस्ता हिसाब किताब हो जाए, 300 रुपये का कनेक्शन आपका 250 का हो जाए, 200 का हो जाए, 150 का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। अब ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपये हमें चाहिए, तो 10 लाख करोड़ तो मुकेश अंबानी जी के पास खुद ही पड़ा हुआ है। अब इसके पिताजी, इसके बेटे ने बोला, नंद अंबानी ने बोला कि पिताजी आपके पास 2.5 लाख करोड़ रुपये की आपकी रिक्वायरमेंट है, 10 लाख करोड़ आपके पास पड़ा हुआ है, आप अपने ही जेब से खर्चा कर लो। तो उन्होंने साहब बोला कि भैया 2.5 लाख करोड़ इकट्ठा करने के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर बेचने पड़ेंगे, जिससे हमारा हक कम हो जाएगा और आने वाले समय में अगर हमारा परसेंटेज 50 से नीचे गिरा तो आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट में हमारा होल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सीए भाई साहब की याद आएगी हमें, क्योंकि सीए ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रखा है और ये जानते हैं कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करा जाता है। तो ये सीए भाई साहब हमें एक्यूमुलेशन के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी देंगे, मुकेश अंबानी को जानकारी देंगे। सर क्या मुकेश अंबानी को जानकारी देंगे? बिल्कुल बेटा, ये जितने बड़े बड़े लोग बने हैं ये तुम्हारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के दम पे ही बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली सीए जानकारी प्रोवाइड करेगा, पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है और पैसा कहाँ पे निवेश करना है। बस 2-4 बातें हमें ध्यान देनी पड़ती है बिज़नेस को चलाने के लिए। लेटर से हमने कहा हमें व्यापार को चलाना है, बिज़नेस को चलाना है, और बिज़नेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? आपका फ़ंड चाहिए। और फंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना पड़ता है। एक तो हमें पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, एक्यूमुलेशन कहाँ से करना है, और साथ में उसका डिसबर्समेंट कहाँ पे करना है, अर्थात पैसा हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। इन सभी बातों को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपका ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो ये 2 बातें हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एक तो एक्यूमुलेशन के बारे में जानकारी और एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी। अब एक्यूमुलेशन हम पैसा कहाँ से ला सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमें 2.5 लाख करोड़ की ज़रूरत है, तो हमने कहा जी कुछ मैं 50 लाख करोड़ रुपए सेल्फ अपनी जेब से ले आऊँगा। ठीक है जी। हम क्या करेंगे? बैंक से लोन ले लेंगे। अच्छा, बैंक जब भी लोन देगा आपको बदले में कोलैटरल रखवाएगा। तो हमने कहा हमारी जो प्रॉपर्टी पड़ी है उसके अगेंस्ट लोन ले लेंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेंगे। अच्छा, बैंक इसके बदले में हमसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। वो ब्याज रीज़नेबल होना चाहिए। तो बहस वहस करके हमने डिसाइड कर लिया कि हम आपको साल का 10% पर एनम दे देंगे। ठीक है भैया।
और फिर हमने कहा कि नहीं अभी भी पैसा हमारा पूरा नहीं है, तो हमने डिसाइड करा कि हम अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र आपको पता ही होगा कि भाई स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में दो तरह का बाज़ार होता है, एक का नाम प्राइमरी मार्केट, एक का नाम सेकेंडरी मार्केट। और जब कोई कंपनी पहली बार पैसा मांगती है कस्टमर से, उसको आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ से पैसा इकट्ठा होता है, शेयर्स को अलॉट करते हैं, फिर वो शेयर हमारे आपके एनएससी के एनवायरनमेंट में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एनवायरनमेंट में बिकने के लिए जाते हैं ओपन मार्केट में, जिसको हमने सेकेंडरी मार्केट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने डिसाइड करा कि ठीक है भैया, हम कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर लेंगे और आईपीओ से भी हम जनता से पैसा इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, पैसा अभी भी पूरा नहीं पड़ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स का इस्तेमाल करेंगे। 12वीं में आपने डिबेंचर्स पढ़े हुए हैं कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पर भी हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर अभी भी हमारा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड इशू कर देंगे। और अगेन बॉन्ड के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ये सारे संसाधन है मेरे पैसा इकट्ठा करने के लिए कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी भी दाव पे लगा दी, मैं अपने घर से पैसा भी लगाया। अच्छा चलो, हम कुछ नहीं करेंगे, बीवी का जितना सोना है वो सारा का सारा बेच देंगे। अच्छा, बीवी रोएगी ज़्यादा तो हम उसका जो सोना है वो कहाँ लगा देंगे, मुथूट में लगा देंगे, और मुथूट से पैसा ले लेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, आपका ब्याज दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी पैसा कहीं तरीके से इकट्ठा करती है। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी भी लगा देती है, फैक्ट्री भी लगा देती है, या आईपीओ सिस्टम लॉन्च कर देता है, या डिबेंचर ले लेता है। और कई बार तो बाज़ार से ओपन मार्केट से भी पैसा हम ले लेते हैं, ओपन मार्केट से भी हम पैसा ले लेते हैं इंटरेस्ट पे। हालांकि हम उसको अपनी किताबों में दिखाना पसंद नहीं करते हैं, हिंदुस्तान में काम बहुत चलता है, तो ये तरीका भी हमारे पास पैसा इकट्ठा करने का है। तो कुल मिलाकर हमने क्या करा, हम लोगों ने जैसे तैसे क्या करा, जैसे तैसे आपका पैसा इकट्ठा कर लिया। और कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, 2.5 लाख करोड़ इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मुकेश अंबानी जी के मन में बेचैनी है कि मेरे को 6G को लॉन्च करना है। अब ये 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारे पास इकट्ठा हो गया। इस इकट्ठेपन को अंग्रेज़ी में हमने क्या नाम दिया, टेक्निकल भाषा में हमने नाम दिया एक्यूमुलेशन। अब डेफिनेटली ये पैसा हमें जगह जगह पे लगाना पड़ेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में लगाना पड़ेगा। अब जो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बिल्कुल राइट तरीके से आपका होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आपको पैसा कहाँ लगाना है उसका आपको पूरा अंदाज़ा होना चाहिए, और आपको पोर्टफोलियो बना के रखना पड़ेगा। यानी सारा का सारा पैसा आप एक जगह पे नहीं लगाएंगे, आप 5, 10, 15, 20, 50 धंधे में लगाएंगे, मल्टीपल तरह का पोर्टफोलियो बनाएंगे, मल्टीपल तरह की इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे, ताकि अंततः आपको प्रॉफिट मिल सके। आई बात समझ में? अंततः प्रॉफिट मिल सके। भाई सीधी सी बात है, आज की डेट में अगर मैं पैसा लगाता हूँ बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो या तो मेरे को 6% ब्याज मिलेगा या 60% ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने 1 करोड़ रुपये लगा दिया बैंक के अंदर, एफडी के अंदर, तो 6% का मतलब क्या है कि साल का मेरे को 6 लाख रुपये मिल जाएगा। और 6 लाख का मतलब क्या है, महीने से डिवाइड करूँगा, 12 महीने से डिवाइड करूँगा तो 50,000 रुपये महीना मेरे पास आ जाएगा बैठे बैठे, और मैं अपना गुजारा चला लूँगा। मेरे को कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, 50,000 रुपये लूँगा और अपना आराम से ज़िंदगी बिताऊँगा। तो ये तो एफडी से मेरे को मिल ही रहा है बेसिकली। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर हम मुकेश अंबानी जी पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली क्या कमाना चाहते होंगे, प्रॉफिट कमाना चाहते होंगे। अब वो प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं? वैसे तो इंसान कहता है मेरे को 100% प्रॉफिट हो जाए, 50% प्रॉफिट हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है ना। तो मुकेश अंबानी जरूर चाहेंगे कि भैया इतना प्रॉफिट तो ज़रूर हो कि भैया वो एफडी से ज़्यादा का रेट होना चाहिए। आई बात समझ में? एफडी से ज़्यादा का हमारे पास क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए। और ये उनकी एक मिनिमम ख्वाहिश है। बाकी तरक्की का तो कोई हमारे पास रुकावट ही नहीं है। हम जितना मर्जी ज़्यादा पैसा कमाना चाहें हम कमा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो मुकेश अंबानी जी को लगता है कि भैया बिज़नेस के अंदर तो घाटा ही घाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश अंबानी जी को लग रहा है कि भैया एफडी का रेट दिन पे दिन हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, एफडी का रेट बढ़ाई जा रही है। अभी हमारे पास एफडी का रेट मान लो क्या 6% है, मोदी जी ने कह दिया 7% में एफडी का रेट कर रहा हूँ, तो कल को मुकेश अंबानी भाई क्या कहेगा? मुकेश अंबानी जी मोदी जी को बोलेंगे, मोदी साहब ऐसा है, मैं अपने धंधे बंद करने जा रहा हूँ और मेरी कंपनी में जो 3,45,000 लोग जॉब पे काम कर रहे हैं उन सबको मैं अनएम्प्लॉयड करना जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये मोदी साहब के पास पहुँच जाएंगे और बोलेंगे भैया इन सबको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना भी पैसा मेरे पास पड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो 10 लाख करोड़ रुपए मेरे पास पड़ा है,
वो सारा का सारा पैसा मैं बैंक में एफडी में लगा दूंगा, क्योंकि एफडी वाला हमें 60% का ब्याज दे रहा है। और मोदी साहब आप यही तो हरकतें कर रहे हो कि दिन पे दिन आप ब्याज बढ़ाई जा रहे हो। तो मैं सरदर्दी लेने की जगह अपना सारा पैसा अपने बैंक की एफडी में लगा दूंगा और अल्टीमेटली आराम से बैठ के जो मेरे बच्चे कुछ दिन हैं उनको मैं बिताऊंगा। अब मोदी साहब परेशान हो जाएंगे। उनको पता है, क्या पता है कि बाज़ार में अगर 3,45,000 एम्प्लॉइज़ को अगर नौकरी से बाहर निकाल दिया तो बाज़ार में सुनामी आ जाएगा। और इस सुनामी को हम क्या कहते हैं? रिसेशन। आई बात समझ में? इसको हम क्या कहते हैं? रिसेशन कहते हैं। तो सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और डेफिनेटली हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो देश की परिस्थिति है वो बड़ी ख़राब हो जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी सरकार भी पलटी मार जाए, विपक्ष के नेता छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट हमारा देश नहीं देख पाएगा। तो मोदी साहब ने आश्वासन दिया, मुकेश भाई तो चिंता मत कर, तू चाहता क्या है? तो मुकेश अंबानी जी ने बोला कि भैया मैं ये चाहता हूँ कि आप एफडी का रेट रखो, पर इतना तो मत रखो कि साला मेरे को सोचना पड़ जाए कि मैं धंधा करूँ कि ना करूँ। तो आप एक काम करो, एफडी का रेट तो सस्ता रहने दो, आप इसको 5% का लगा दो या आप इसको 6% का लगा दो, इससे ऊपर बढ़ाने का प्रयास मत करना। क्योंकि मेरे खुद का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, आगे पढ़ाऊंगा आपको एफएम के अंदर ही क्या चीज़ होता है। मुकेश अंबानी ने कहा जो मेरा खुद का CAGR आ रहा है वो 7.86% आ रहा है। यानी मोटा मोटा मैं इतनी मेहनत करने के बाद, 50-100 धंधे करने के बाद 8% का प्रॉफिट कमाता हूँ। पीछे मैंने 81,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। हमने तकरीबन 9 लाख करोड़ की सेल करी थी। मुकेश अंबानी जी ने बताया कि भैया हमने 9 लाख करोड़ की सेल करी, उसमें 81,000 करोड़ का हमने प्रॉफिट कमाया। तो मोटा मोटा लेटेस्ट हमारा 8% का रिटर्न आ रहा है। अब मोदी साहब अगर मैं ऐसी की तैसी कराने के बाद 8% कमा रहा हूँ और आप एफडी वालों को बैठे बैठे कुछ ना करके कन्फर्म्ड 60% दोगे, तो भैया मैं तो राम राम कर लूँगा, मैं तो धंधा नहीं करूँगा, भाड़ में जाओ, मैं तो आराम से बैठ के 60% खाऊँगा। समझ में आई बात नहीं आई है? तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कंपनी जो होती है जब वो धंधा करती है तो उसको बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा तकलीफ़ होती है कि फ़ंड की मैनेजमेंट कैसे करें। और फ़ंड की मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये CA वाला भाई साहब मुकेश अंबानी को राय देगा कैसे पैसे को एक्यूमुलेट करना है, एक्यूमुलेशन कितने साधनों से करना है, और साथ ही साथ जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो किस जगह पे आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी जानकारी आपका रहेगा। अगर सही तालमेल होगा तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनेगी। अगर सही तालमेल होगा तो अमेज़ॉन जैसा ब्रांड बनेगा। अगर सही तालमेल होगा तो मार्क ज़करबर्ग बनेगा, आपका मेटा वाली कंपनी। अगर सही तालमेल होगा तो लैरी एलिसन बनेगा, ओरेकल कंपनी का जो मालिक। ठीक है भैया? अगर सही तालमेल बनेगा तो वॉरेन बफे वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा मेरे पास। अगर सही तालमेल बनेगा तो बिल गेट्स वाली बात आ जाएगी मेरे पास। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और तो ये सारे के सारे क्या कामयाब लोग हैं, कामयाब कंपनी के मालिक हैं। अमेज़ॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओरेकल कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है ना, वो आपको लुई विथॉन वाला पर्स हो गया, राइट। ये सारे के सारे बिग ब्रांड है, टॉप 10 की कैटेगरी में आते हैं। आपके वॉरेन बफे नाम सुना होगा आपने, वॉरेन बफेट कह लो या बफे कह लो, आपके शेयर मार्केट के बेताज बादशाह। फ़िलहाल अभी सर की उम्र जो है 94 ईयर्स ओल्ड की है, ठीक है जी। किसी टाइम पर ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन नंबर 1 भी रह चुके हैं। इन्होंने जो सारा पैसा कमाया आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दम पे कमाया, सारा का सारा पैसा। आज भी इनका नाम टॉप 10 की कैटेगरी में आता है। वॉरेन बफेट, गूगल से फ़ोटो देख लेना, या चलो फ़ोटो दिखा दें आपको, और दिखाई देते हैं। तो ये हमारे गुरुजी हैं वॉरेन बफेट साहब, इनको प्रणाम करो। सभी बच्चे घर बैठे बैठे इनको प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, क्योंकि आपने इनके प्रिंसिपल्स को बड़ा तगड़ा फॉलो करना है, बड़ा तगड़ा पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी सारी जानकारी पढ़नी है इनके बारे में। तो ये वॉरेन बफे साहब हैं, आज की डेट में 94 ईयर्स ओल्ड कंपनी साल के हैं, 94 ईयर्स के हैं। भगवान इनकी उम्र और लंबी करे। इनकी एक कंपनी है बर्कशायर हाथवे के नाम से, ठीक है जी। और मैंने क्या बोला, बर्कशायर हाथवे, शेयर प्राइस, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ ए क्लास का शेयर प्राइस का भाव बता दो भाई। और मोटा मोटा अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँगा तो आज की डेट में शायद
1 करोड़ के हिसाब से होगा इसका। तो अभी अगर आप बी क्लास की कैटेगरी देखेंगे तो बी क्लास में तो आपका $470 आ रहा है, और ए क्लास का अगर मैं प्राइस देखूंगा, शेयर प्राइस ऑफ क्लास ए इन INR, तो तकरीबन हमारे पास बेटा ये देखो कि आपका 7,46,200 ये हिसाब किताब हमारे पास आ रहा है आपका ए क्लास की कैटेगरी का। अब इसको आप ज़रा कन्वर्ट करके देखो कितना पैसा आता है। कैलकुलेटर बाबा से पूछ लेते हैं कितना हमारे पास आ रहा है। हमने कहा $7,46,200 इंटू 86 रुपीज़ का डाल देते हैं आज की रेट में, तो मोटा मोटा बेटा 6,41,73,200 आई बात समझ में। इतना हमारे पास हिसाब किताब है वॉरेन बफेट जी का। वॉरेन बफेट की जो कंपनी है उसका नाम क्या है, बर्कशायर हाथवे, और इसके अंदर जो शेयर्स हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक हमारे पास ए कैटेगरी है, एक हमारे पास बी कैटेगरी है। और ए कैटेगरी की बात करूंगा तो उसको अगर मैं INR में कन्वर्ट करूंगा तो ये तकरीबन हमारे पास आपका आ रहा है 6,41,73,200 रुपये। तो भाई साहब इस बंदे की कंपनी का जो एक शेयर है वो इतना है 6.5 करोड़ का, 6,40,41,41 का शेयर है। और ये जो वॉरेन बफेट साहब हैं इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बड़ा तगड़ा है, इसलिए ये आपके गॉड फादर माने जाएंगे। और जीवन में इनके प्रिंसिपल्स को आप ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि इन्होंने बड़ी सारी रिसर्च कर रखी है। तो पहले गुरुजी जो दे के जा रहे हैं वो फॉलो कर लो, बाद में कुछ आप अपना नया इन्वेंशन कर लेना। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि FM नाम का सब्जेक्ट आपको ये जानकारी देगा। क्या जानकारी देगा कि पैसा कहाँ से एक्यूमुलेट करना है और पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर ये कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा होगा तो कंपनी कामयाब होगी। एक अच्छा हो गया, एक गंदा हो गया, एक गंदा हो गया, एक अच्छा हो गया, दोनों गंदे हो गए, तो यहाँ पे कंपनियों का क्या फेलियर है, यहाँ पे कंपनियाँ बर्बाद हैं हमारी। और कंपनियाँ कौन कौन सी बर्बाद हो चुकी हैं हमारे पास, बड़ी सारी बर्बाद हो चुकी हैं। अगर मैं कंपनियों की बर्बाद करने की बात करूँगा, अनिल अंबानी जी की कंपनी है, मुकेश अंबानी जी के भाई अनिल अंबानी जी, नाम सुना होगा आपने, है ना। इनकी एक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन बेड़ा गर्क हो गया। मेरे ख्याल से ₹1.40 का शेयर है, स्टॉक मार्केट से बैन भी है, तो बेड़ा गर्क हो गया। और बेड़ा गर्क क्यों हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तालमेल ये नहीं खेल पाए। कि जब इनके पिताजी का नाम धीरू भाई अंबानी जी, पिताजी का देहांत हुआ, तकरीबन 24,000 करोड़ की संपत्ति थी उस समय। 12,000 करोड़ किसको मिल गई, मुकेश अंबानी जी को, और 12,000 करोड़ किसको मिल गई, अनिल अंबानी जी को। उस समय अनिल अंबानी जी हमारे नंबर 1 हुआ करते थे इंडिया के, एक अच्छा रैंक था, और मुकेश अंबानी जी का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। फिर इन्होंने क्या करा, पैसा लगा दिया, किस में लगा दिया, रिलायंस कम्युनिकेशन में लगा दिया, फिल्म इंडस्ट्री में लगा दिया। इनकी रिलायंस एनिमेशन एकेडमी अभी भी ओपन है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का काम करती है। मेरे ख्याल से रोहित शेट्टी जी का इसमें शेयर भी है कुछ। तो ये जो हमारे अब क्या कहते हैं अनिल अंबानी जी हैं, ये पीछे इनका दिवालिया घोषित हो गया, बैंकरप्सी की कैटेगरी में आ गए। चाइनीज़ बैंकों का पैसा खा गए सारा का सारा। कहते हैं जी भैया मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं था, मोटा मोटा मेरे ख्याल से 43,000 करोड़ का कर्जा था। और फिर करते करते 445 करोड़ में शांति मिली कि ठीक है भैया 43,000 करोड़ का जो कर्जा था वो 445 या 430 या 435, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है, वो अल्टीमेटली क्या कहते हैं आपका कर्जा उतार दीजिए। तो भैया अब इस आदमी का जो नाम है कोई अच्छे शब्दों में तो मैं नहीं ले सकता, या इस आदमी के साथ अगर मेरे को बिज़नेस करना हो तो अंदर से इतनी जल्दी तो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ क्या हुआ है, मिस मैनेजमेंट हुआ है। और मिस मैनेजमेंट किसके साथ हुआ है, हमने कहा फाइनेंस के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो सर क्या इसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, बेटा 100% है, टीम है। और एक आदमी नहीं होगा, बड़े सारे सी होंगे, सबने सीए ने, मैं ये नहीं कहता राय गलत दे देंगे, सीए कभी राय गलत देता ही नहीं है, वो तो इंसान का मन लालची होता है, वो मानता ही नहीं है, और अल्टीमेटली वो फिर
अपनी मनमानी करता है, उस चक्कर में क्या होता है फिर आपका कंपनी बर्बाद हो जाती है। तो आपने अनिल अंबानी जी ने क्या करा, फिर अनिल अंबानी जी ने यही करा कि इन्होंने पैसा इकट्ठा भी करा और पैसे को इन्वेस्ट भी करा। बस वही है कि जब इकट्ठा करा तो ज़्यादा ब्याज ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पैसा उठाना चाहिए था 10% के ब्याज पे, या हद मारोगे तो 12% के ब्याज पे उठा लेना चाहिए था, इंटरेस्ट भी उठाना चाहिए था। अब इनको बैंक से पैसा मिल नहीं रहा था तो उन्होंने प्राइवेट पैसा उठा लिया। अब वहाँ पे 24% का ब्याज दे दिया या साल का 18% दे दिया, इतना ज़्यादा दे दिया। और जिन बिज़नेस में पैसा लगाया, जिन भी बिज़नेस के अंदर पैसा लगाया, वहाँ से रिटर्न अच्छा नहीं आ पाया। मान लो आपने 24% पे पैसा उठाया और आपको जो रिटर्न आ रहा है वो 6% आ रहा है, तो मोटा मोटा गेम आपकी -18% हो गया और धीरे धीरे आप ख़त्म होते रहे। तो ये क्या है, मिस मैनेजमेंट ऑफ एफएम। तो सीए ने ज़रूर राइट इन्फॉर्मेशन दी होगी, पर डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। हम इंडियंस कैटेगरी के जो लोग हैं वो सपने बड़े अच्छे देखते हैं, विज़न बहुत बढ़िया बनाते हैं, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमारे बेड़ा गर्क हो जाता है, हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे फेलियर हो गया हमारे पास। ऐसे ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है आपका बायजूस। आपके जितने भी सीए इंडस्ट्री के टीचर हैं बड़े कलपते हैं इस आदमी से यार, बड़े कलपते हैं। क्योंकि यहाँ कल का लड़का पता नहीं क्या कमाल कर गया भैया, 10 करोड़ स्टूडेंट्स को पढ़ा के चला गया। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था। अब ये पीछे बर्बाद हुआ तो किसी और को खुशी मिली ना मिले, तुम्हारे जितने भी सीए फैटर्निटी के टीचर हैं बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। बर्बाद हो गया, देखो जिसको एफएम नहीं आती, ये नहीं आती, फलाना है, ढिमकाना है, चोर है, चकार है। अरे चलो यार आगे बढ़ो। खुद तुम कुछ कर नहीं पाए, खुद तुम 100 करोड़ से ऊपर के आदमी नहीं बन पाए, और जो बंदा बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच गया उसको गालियाँ दी जा रहे हो। चलो ठीक है, इसका एफएम ख़राब हुआ, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, अच्छी बात है इसका एफएम ख़राब हुआ। एफएम ख़राब हुआ, हमारा एफएम नाम का सब्जेक्ट बढ़िया बन जाएगा। इसने कई सारे हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। इन्वेस्टर्स के करे, पब्लिक के कौन से करे, इन्वेस्टर्स के कर दिए, और कर दिए तो कर दिए भैया। और अब चलो ईडी का केस भी चल रहा है, सीबीआई का केस भी चल रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पे भी एफएम ख़राब होगा। सर क्या इसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे? अरे भैया लाइन लगी हुई थी, पर दिल तो पागल है, मन मानता ही नहीं है। सीए ने बोला होगा ये राइट दिशा है, आप कह रहे हो नहीं जी राइट दिशा कहाँ है, इसकी अगेंस्ट हम चलते हैं, बढ़िया रहेगा। तो वही हरकतें हो गई कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा दिया जिसके लिए लगाना नहीं चाहिए था, या ओवर वैल्यूएशन कर दी चीज़ों की। अगेन काम हमारे पास क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप एफएम करना सीख जाते हैं या एफएम और एसएम खेलना सीख जाते हैं तो आप वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट कंपनी की कैटेगरी में आ सकते हैं। और अगर आपका ये बिगड़ जाता है तो डेफिनेटली आप बर्बाद हो जाते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास, मैंने क्या बोला, आपका एक्यूमुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों अच्छे होंगे तभी आपकी कंपनी राइज करेगी। ये अच्छा है, ये बर्बाद है, आप बर्बाद हैं। ये बर्बाद है, ये अच्छा है, आप तब भी बर्बाद हैं। ठीक है जी, आपका ये बर्बाद है तो आपका तो बिल्कुल पक्का बर्बादी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया केवल एक ही चांस में आप मिलेगा मौका। आपका एक्यूमुलेशन भी अच्छा होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है भैया, जब भी हम पैसा उठाते हैं बाज़ार से तो डेफिनेटली हमें या तो हम जो पैसा उठाते हैं, अगर हमने शेयर होल्डर से पैसा उठा दिया तो आप सभी जानते हैं कि हमें बदले में क्या देना पड़ता है, हमें बदले में डिविडेंड देना पड़ते हैं, है ना। अब डिविडेंड तो सर दोनों जगह होता है, प्रेफरेंस शेयर में भी होता है और आपका इक्विटी शेयर में भी होता है। पर इक्विटी शेयर में डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। अगर आप मुकेश अंबानी कह रहा है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि भैया तुम्हें मैंने डिविडेंड देना है, हमारी कंपनी ने इस साल 81,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और मेरा डिविडेंड तुम्हें देना बनता है, पर मैं चाहता हूँ कि ये पैसा मैं आने वाले 6G में लगाने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप जितने शेयर होल्डर्स हैं आप सब क्या बोलेंगे, लगाओ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो बढ़िया आदमी हो। 12,000 करोड़ का आदमी 10 लाख करोड़ का आदमी बन गया, तो भाई साहब की प्लानिंग बढ़िया थी, उसने तरक्की बढ़िया करी थी, आई बात समझ में। और अगर हम कहते हैं कि नहीं भैया, कुछ हमारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो साफ कहते हैं नहीं भैया हमारी तो 50 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, हमें तो साल का खर्चा चाहिए होता है, हमें दवाइयों पे खर्चा करना होता है, हम तो आपको फर्दर लगाने के लिए नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है भैया, वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स वाली कॉन्सेप्ट की बात आ जाएगी जहाँ पे कुछ फिक्स परसेंट में डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तरह से यहाँ पे क्या मिल गया, आपका डिविडेंड मिल गया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बैंक से पैसा उठाएंगे, डिबेंचर से पैसा उठाएंगे या ओपन मार्केट से पैसा उठाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज देने का मतलब है आपका मंथली खर्चा, है ना, मंथली टेंशन, मंथली एक्सपेंडिचर। और ये ब्याज इस ब्याज पे पैसा इंसान को तभी उठाना चाहिए
जब उसका कॉन्फिडेंस 100% हो, जैसे हमारे अडानी जी का है ना, अडानी जी का नाम आपने सुना होगा। अडानी जी का है, ये कहते हैं कि भैया मेरे को तो इक्विटी पसंद ही नहीं है, मैं तो अपना ओनरशिप देना ही नहीं चाहता, मैं तो बाज़ार से जो भी पैसा उठाऊंगा वो हमेशा ब्याज पे उठाऊंगा, क्योंकि भैया सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास हैं, मोदी जी मेरे अपने हैं, तो मेरे को तो हिलाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, मेरे बिना तो कोई हवाई जहाज भी नहीं बनेगा, मेरे बिना तो कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं मार पाएगा। तो इस भाई को बड़ा भरोसा है अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, तो ये साफ कहता है कि ब्याज लो और साइड में हो जाओ, मैं अपनी इक्विटी नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रही है कि अगर मैं ये बोलूँ कि सर डिविडेंड बढ़िया है, इसका फ़ैसला करो, या ब्याज देना बढ़िया है, इंटरेस्ट देना बढ़िया है, इसका फ़ैसला करो, या हमें जीवन में दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, हाइब्रिड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे कि रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं, चाहे हम मुकेश अंबानी की बात करें या अनिल अंबानी की बात करें या अपना क्या कहते हैं वॉरेन बफे जी की बात करें या जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सब की बात करें, ठीक है जी, तो ये सारे लोग ना तो केवल डिविडेंड पे डिपेंडेंट रहते हैं, ना इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा कौन सा मेथड अपनाती है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड का फॉर्मूला क्या होता है कि भैया पैसा हमेशा बाजार से सस्ता मिलना चाहिए और आमदनी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी प्रॉफिट वाली गेम हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि आज की डेट में आप देखते हैं कि काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी पैसा बर्न कर रही हैं, और वो पैसा जो बर्न कर रही हैं वो किस में खेल रही हैं? आपकी वैल्यूएशन में खेल रही हैं। बात समझ में आ रही है? किस पे खेल रही है? वैल्यूएशन पे खेल रही है। तो ये वैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको एफएम के अंदर समझाएंगे कि जहाँ पे कंपनी लॉसेस बेयर करती हैं पर वो पैसा कमा जाती हैं, किसमें? वैल्यूएशन में पैसा कमा जाती हैं। तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यही सिखाता है, क्या सिखाता है भैया? कि भैया पैसा बाज़ार से लेकर आओ, क्योंकि पैसा लाना पड़ेगा। नहीं सर मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि उधार का पैसा नहीं चाहिए बेटा, छोटी सोच के आदमी रह जाओगे, छोटा आदमी बनते रहोगे, बड़ा खेल के जाओ, 84 लाख योनियों के बाद तुम्हारा जन्म मिला है और तुमने सीए भी कर लिया, तुम सीए बन भी जाओगे, तुम्हारे पास ज्ञान भी होगा, तो ऐसे आदमी को गरीब मरने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपको तो बहुत अमीर बनना है, और बहुत अमीर बनने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, और बहुत पैसा लगाने के लिए आपको पैसा उठाना पड़ेगा। अब चाहे वो आप डिविडेंड के रूप में उठाओ, चाहे आप ब्याज के रूप में उठाओ, पर आपको पैसा तो बाज़ार से उठाना पड़ेगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उस तरह के सपने हम पूरे कर सकें, ठीक है जी। तो ये एफएम के बारे में सारी जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी। अब एक बड़ा शानदार सब्जेक्ट है हमारे पास, कौन सा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम एसएम के बारे में एसएम के अंदर ही डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल में जाके देख लेना, वहाँ पे एसएम के लेक्चर अवेलेबल होंगे। तो फिलहाल मैं एसएम के साथ अभी मर्ज नहीं कर रहा, वो एसएम का एरिया हम सेपरेट कर देंगे, एफएम का एरिया सेपरेट कर देंगे। जिसको एफएम देखना है वो एफएम देखे, जिसको एसएम देखना है वो एसएम देखे, जो दोनों देखना चाहते हैं दोनों देखे। तो फिलहाल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को बनाने में सक्षम है हमारे पास। कंपनी इससे पहले पैसा लगाए, उसको विज़न भी बनाना पड़ता है, मिशन भी बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है, गोल भी बनाने पड़ते हैं। उसको अपनी स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, थ्रेट हो गया, इसको स्टडी करना पड़ता है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। उसको टोस एनालिसिस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आखिरकार बीपीआर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेंचमार्किंग वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिक्स सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपनी को कब स्टेबिलिटी करनी है, कंपनी को कब ग्रोथ करनी है, कंपनी को कब रिसेशन करना है, कब कटबैक करना है, कब टर्न अराउंड करना है, कब डाइवेस्टमेंट करना है, कब लिक्विडेशन करना है, कब डाइवर्सिफिकेशन करना है, कब वर्टिकल करना है, कब हॉरिजॉन्टल करना है, कब कॉन्ग्लोमरेट करना है, कब कंसंट्रिक करना है, ठीक है जी। आखिरकार कंपनी के अंदर एडीएफ हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, एडीएल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑर्थर डी लिटल क्या होता है, बीसीजी मॉडल हमारे पास क्या होता है, एनशॉफ मॉडल क्या होता है, जीई मॉडल हमारे पास क्या होता है, कब हमें एग्रेसिव मार्केटिंग करनी चाहिए, कब हमें स्लो मार्केटिंग करनी चाहिए, कब हमें सस्ती मार्केटिंग करनी चाहिए। ये सारी की सारी जानकारी, बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनती कैसे है, धंधे की स्ट्रैटेजी बनती कैसे है, वो सारा जो हिसाब किताब है वो आपको बताया जाएगा किसके अंदर? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम के सब्जेक्ट के अंदर। तो कुल मिलाकर एफएम हो गया बेटा, एसएम हो गया, कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का पेपर है। 50 नंबर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 50 नंबर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, 100 नंबर का पेपर है। एफएम बड़ी ही खतरनाक चीज़ है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। एसएम तो फ्री के नंबर हैं आपके, मुश्किल से 50 घंटे की आप मेहनत करोगे 50 नंबर आपके हाथ में हो जाएंगे। बाकी हाँ, अगर आप यहाँ पे 80 नंबर लाना चाहते हैं, 85 नंबर लाना चाहते हैं, 90 नंबर लाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली ये नंबर लाना आपका फिजिबल है, आपका पॉसिबल है, ठीक है बच्चे। तो ये जानकारी आपके पास होगी इस पूरे प्रोसेस के बारे में।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, हमारे पास एक्यूमुलेशन के बारे में भी जानकारी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानकारी है। एक्यूमुलेशन कैसे करेंगे उसके ऊपर चैप्टर्स दे रखे हैं, पैसा कहाँ पे निवेश करेंगे उसके ऊपर जानकारी दे रखी है, और उसी का कॉम्बिनेशन खेल के हमें कंपनियों को राय देनी है, या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो वो राय आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो बड़े सारे चैप्टर्स हैं वैसे हमारे पास। हमने एफएम को क्या कर रखा है आपका, 2 वॉल्यूम में डिवाइड कर रखा है। मैंने कह दिया जी एक मेरा वॉल्यूम 1 हो गया, एक मेरे पास वॉल्यूम आपका 2 हो गया। जब मैं वॉल्यूम 1 की बात करूँगा तो उसमें एक चैप्टर आता है मेरे पास लीवरेज एनालिसिस के नाम का। इसमें तकरीबन आपको मतलब कि आप समझो इसमें हमारे पास 8 घंटे का लेक्चर चला जाएगा। ठीक है नहीं, ऐसे ही मेरे पास एक टॉपिक आता है, बड़ा फेमस है आपका, शायद आपने सुना भी होगा, बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग के नाम का। और इसमें अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 34 घंटे या 35 घंटे का समय हमें बिताना पड़ेगा इस कैपिटल बजटिंग नाम के चैप्टर के ऊपर। ऐसे ही मेरे पास एक चैप्टर आता है आपका किस नाम से, वर्किंग कैपिटल के नाम से, है ना। सारा पैसा नहीं लगाना भैया, पैसा हाथ में होना चाहिए रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए। आपको 2.5 लाख करोड़ रुपए दिया, अब आप कह रहे हो मैं 2.5 लाख करोड़ के 2.5 लाख करोड़ लगा दूंगा, पागल आदमी हो यार तुम। एटलीस्ट 1000 दिन तक तुम्हें बिज़नेस को रोकना पड़ेगा, धंधे को देखना पड़ेगा। बनियों की कहावत है, मालवाड़ी की कहावत है कि भैया 1000 दिन तक वेट करो, कोई धंधा 1000 दिन से पहले बंद नहीं करना आपने। अब 1000 दिन का मतलब है 12 महीने 12 महीने 12 महीने 36 महीने 36 महीने की तनख्वाह जाएगी, है ना। अब सोचो रिलायंस वाले के बाद 3,45,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो भाई इनकी जो तनख्वाह होगी, अगर एवरेज सैलरी भी लेटर से 50,000 रुपये लगा दें तो हर महीने का हिसाब किताब कितना चाहिए। और काफ़ी सारे हमें सैटेलाइट भी चाहिए, तो हमारे पास रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल का भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा ताकि हम हैंड टू माउथ ना हो जाएं। और इसके ऊपर तकरीबन ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से हमें 36 घंटे का समय स्पेंड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो मैंने 3 चैप्टर्स के बारे में आपको जानकारी दे दिया, हालांकि चैप्टर बड़े सारे हैं, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको ज्ञान मिलता रहेगा। एक का नाम है लीवरेज एनालिसिस, एक का नाम है कैपिटल बजटिंग, और एक का नाम है वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर हम तकरीबन 8 घंटे का समय दे देंगे, यहाँ पे हम तकरीबन 35 घंटे का समय दे देंगे, और यहाँ पे तकरीबन मान लो हमारे पास 40 घंटे का समय आ जाएगा। तो 40 45 35 75 75 और 8 83 घंटे का तो भैया हिसाब किताब केवल ये 3 चैप्टर्स के अंदर हैं, और हमारे पास इसके अलावा 4-5 चैप्टर्स आपके और भी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी होगी हमारी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जानकारी के बारे में। तो अगर हम आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया कि ये एक ऐसी कहानी है कि जहाँ पर हम लोग आपका पैसा लगाएंगे भी और पैसा इकट्ठा भी करेंगे, शतरंज की तरह हम खेलेंगे, ताकि हमारा नाम बायजूस ना बन जाए, ताकि नाम हमारा जेट किंग ना बन जाए, या विजय माल्या ना बन जाए, या नीरव मोदी ना बन जाए, हमारी कंपनी पिट ना जाए, नोकिया वाला हाल हमारा ना हो जाए। बात समझ में आ रही। जिसने मोबाइल फ़ोन की स्थापना करी आज उसका नामो निशान ख़त्म हो गया है। हमें कोडैक नहीं बनना है कि कैमरे में हमारी बड़ी सारी खूबी थी, हमें वीडियोकॉन नहीं बनना है। तो बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हमें अनिल अंबानी नहीं बनना है, और उसमें यकीन मानना सबसे बड़ा रोल किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा रोल है, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। टैक्सेशन की बात तो बाद में करेंगे, पैसा कमाएंगे तो टैक्स दे देंगे भैया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अकाउंटेंसी ट्रांजैक्शन होगी तो अकाउंटेंसी होगा ना, माल बिकेगा तो अकाउंटेंसी होगा हमारे पास। और ऑडिटिंग की बात करेंगे, पूरा साल कंपनी चल तो जाए तभी तो ऑडिट होगा। कानून की बात करेंगे वो सबसे पहले आता है, क्योंकि जब हमारी कंपनी फॉर्म होती है तो कानून के दायरे में आती है, तो लॉ वाला टीचर आपको बढ़िया पढ़ाई देगा तो आपको ज्ञान मिल ही जाएगा। कॉस्टिंग बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है आपका, कागज़ पे ही आप तय कर ले तो आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, बिना 1 रुपया लगाए आप फैसला कर सकते हो धंधा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कॉस्टिंग बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है हमारे पास। पर अगर मैं बोलूँ कि मोटा मोटा अगर सीए ज़्यादा पैसा कमाता है तो कहाँ से कमाता है, तो पहली लाइन होती है बेटा उसकी टैक्सेशन। टैक्सेशन से पैसा कमाता है। फिर वो लेटर से क्या करता है, अकाउंटिंग और ऑटिंग खेलता रहता है। ठीक है भैया। फिर आज की डेट में हमने कहा कि मॉडर्न अप्रोच है, तो एफएम वाली बातें आ रही हैं, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, एफएम वाली बातें आ रही हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाली बातें आ रही हैं हमारे पास। बाकी तो आपके पास कॉस्टिंग नाम की भी लाइन है, पर कॉस्टिंग लाइन में दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको कंपटीशन देते हैं, है ना। अगर मैं उसकी लॉ की बात करूँगा तो लॉ में तो भैया आपको कंपनी सेक्रेटरी बड़ा तगड़ा कंपटीशन देता है। वो 3 साल 4 साल क्या करता है, लॉ ही लॉ पढ़ता रहता है हमारे पास।
अच्छा ऐसी बात नहीं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करूंगा, एमबीए वाला भी कंपटीशन देगा, आईएमएसएल आपको बड़ा टफ कंपटीशन देगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूंगा तो आपका चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको बड़ा तगड़ा कंपटीशन देगा। ये 3 साल 4 साल फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते रहते हैं हमारे पास। टैक्सेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे कई बार लॉयर आपको कंपटीशन देता है, पर आजकल तो हम मिलजुल के सब रहते हैं, तो टीम वर्क हम बना लेते हैं एक तरीके से। तो हमारे पास टैक्सेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, एफएम हो गया, एसएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, लॉ हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हैं। पर यकीन मानना ये जो सीए कैटेगरी का आदमी होता है ना, इसके पास तो सबकी इंटीग्रेशन है, 7-7 8-8 सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन है उसके पास, और ये इंटीग्रेशन वर्ल्ड में किसी भी प्रोफेशनल आदमी के पास नहीं है। ये प्लस पॉइंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। समझ में आ रही बात? ऑडिट करते करते हमारे सीए को इतना अच्छा ज्ञान हो जाता है कि किसी भी धंधे में पैसा निवेश करने से पहले वो बता देगा कि इस धंधे में क्या कॉम्प्लिकेसी आएंगी और धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडिट के अंदर वो इतनी बारीकी इन्फॉर्मेशन स्टडी कर लेता है। तो ठीक है, ये हमारे पास जानकारी होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, सीधी तरह से बोलूँ कि भैया बताओ एफएम क्या होता है, तो आप बोलेंगे एफएम का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। क्या पढ़ने में मज़ा आएगा? भाड़ में जाए, मज़ा आए ना आए, पेपर पास करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सीए इंटर तभी पास होगा जब एफएम एसएम का पेपर हमारा पास होगा। तो अगर मैं बोलूँगा बेटा व्हाट इज़ एफएम, तो आप एफएम के बारे में क्या जानकारी बोलोगे, लिख लेना साथ साथ कि सर ये हमारे पास एक प्रोसीजर माना गया है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स पे ध्यान देगा। और कंपनी के फाइनेंशियल मैटर कौन से हमारे पास? पैसे को इकट्ठा करना और पैसे को निवेश करना, ठीक है ना। अब उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी आता है, बड़ी सारी बातें आती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि जो पैसा लेकर आ रहे हो, क्या ब्याज पे लेकर आ रहे हो, कितना टका ब्याज पे लेकर आ रहे हो। कहीं महीने का 2% या 3% बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, कितना पैसा हम डिविडेंड की फॉर्म में उठाएंगे, कितना पैसा बैंक से लोन उठाएंगे, कितना पैसा डिबेंचर की फॉर्म में उठाएंगे, कितना पैसा बॉन्ड्स की फॉर्म में उठाएंगे, कितना पैसा बीवी का गोल्ड बेच के उठाएंगे। वो सारा का सारा कैपिटल स्ट्रक्चर का ढांचा है। फिर साथ ही साथ हमारे पास क्या जानकारी होनी चाहिए, आपकी वर्किंग कैपिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भैया धंधा हमें कम से कम 1000 दिन चलाना है, तो 1000 दिन चलाने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे भी हमें बेयर करने पड़ेंगे, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी हमें करनी पड़ेगी। तो हाथ में पैसा होना चाहिए, ये नहीं कि भैया 2.5 लाख करोड़ रुपए जनता ने दिया और आपने एकदम से आग लगा दिया, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ एफएम, तो आप क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू प्रोसीजर जो कि कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करेगी, और फाइनेंशियल मैटर्स क्या उसके बारे में जानकारी दे दी, ताकि मेरी जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो समय समय पे क्या होती रहे, डिटेरियोरेट ना होती रहे, बल्कि समय समय पे हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ क्या होनी चाहिए बेटा, उसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, समय समय पे वो हट्टी कट्टी होनी चाहिए, दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग कंपनी हमारे पास बनती रहनी चाहिए, ठीक है भैया। तो ये जानकारी होगी सारी की सारी किसके बारे में, एफएम के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास से या आने वाले टाइम पे हमें क्या करना है, हमें एफएम को हम लेंगे इस हेड के अंदर, बाकी तो एसएम भी आपका साइड बाय साइड में रिकॉर्ड करता रहूँगा, उसको आप फॉलो करते रहना। तो ये सारी जानकारी है हमारे पास। तो पूरे कहानी का मैंने सार आपको बता दिया कि पैसा बाज़ार से उठाना है और पैसा अपने कंपनी में लगाना है, फंसना नहीं है, गेम नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए हमारे पास। बात समझ में आ रही है भाई? मान लो स्टार्टिंग में लॉस होता है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, पर धीरे धीरे हमारे पास क्या होता है, धीरे धीरे हमारे पास एट द एंड हमें प्रॉफिट चाहिए। नहीं तो फिर एक काम करो, वैल्यूएशन खेलना स्टार्ट कर दो। सर ये वैल्यूएशन क्या होता है हमारे पास? एग्जाम्पल देता हूँ बेटा मैं। मान लो मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हमने कहा उसका नाम है आर वाला, ठीक है भैया। आर वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और ये आर वाला क्या आ गया, इन्वेस्टर के पास गया और पैसा उठा के ले आया, और पैसा उठाने के बाद इसने क्या करा, बच्चों को लेट्स से फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, या फ्री नहीं प्रोवाइड करी तो लेट्स से रीज़नेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है जी। अब इसने दिखा दिया कि मेरे पैनल में 4 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं, 4 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं, 4 करोड़ में से 80% बच्चा जो है इनके यहाँ पे फ्री में पढ़ता है, और 20% बच्चा इनके यहाँ पे पेड बेसिस पे। तो भैया इतने बच्चों को पढ़ा के इनकी जो कंपनी की वैल्यूएशन होगी वो तकरीबन ज़्यादा नहीं 35,000 करोड़ की होगी हमारे पास। सर ये वैल्यूएशन क्या होती है हमारे पास? इन्होंने इन्वेस्टर को बोला कि देखो जी हमारे पास 4 करोड़ बच्चा है, कल को फ्यूचर में अगर हमने 100 रुपया भी फ़ीस बच्चे से चार्ज करना स्टार्ट कर दिया
तो हमारे पास 400 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से अगर हम चार्ज करते हैं। और महीने में हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो यानी कहने का मतलब है 12 इंटू 400। तो उसने बोल दिया कि भैया हम तो फ्यूचर में अगर चाहें, अगर हम ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट हटा दें, तो 4800 करोड़ का हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट कमा सकते हैं 1 साल के अंदर। ये मैंने इन्वेस्टर्स को पिच करा जी, मेरी आर वाला नाम की कंपनी है और आर वाला अगर चाहे तो 4800 करोड़ रुपया साल का कमा सकती है अगर वो बच्चों से 100 रुपये ले। और आज की डेट में कोई इतना गरीब नहीं है कि 100 रुपये महीना ना दे सके। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जी, मैं अपना कंपनी का 10% आपको बेचना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को, मैंने बोला। तो इन्वेस्टर्स ने बोला ठीक है भैया हम तेरा 10% खरीदते हैं, अब तो उसकी वैल्यूएशन लगा। तो वैल्यूएशन का एक छोटा सा रूल है हमारे पास कि मान लो 4800 करोड़ हमारा बैठ रहा है साल का आमदनी, तो वो उसको 7 गुना से लेकर आपका 10 गुना कर सकते हैं, इसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो हमने कहा जी 10 गुना है तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी, मान लो 48,000 करोड़ की होगी। और मैंने बोला भैया, किसको बोला, मैंने माइक्रोसॉफ्ट को बोला कि भैया आप मेरे से 10% खरीद लो। और माइक्रोसॉफ्ट रेडी हो गया और उसने मेरे को बदले में क्या कर दिया, 480 करोड़ रुपए दे दिए। किसके अगेंस्ट, 10% के अगेंस्ट दे दिए। अब जो कंपनी मेरी बाज़ार में आर वाला चल रही थी कितने में, 35,000 करोड़ में, जब बाज़ार में खबर आई कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहाँ पे पैसा लगा दिया है, 10% पैसा लगाया और 48,000 करोड़ के हिसाब से लगाया है, तो अब इस कंपनी की जो कीमत है वो 35,000 की जगह बाज़ार में क्या बन गई, आपकी 48,000 करोड़ की कंपनी बन गई। और जब हमने इस आर वाला की प्रॉफिटेबिलिटी को देखा तो वहाँ पे पता लगा कि ज़्यादा नहीं, हमारे पास 1131 करोड़ का लॉस हो रहा है साल का। ठीक है बेटा, कितना लॉस हो रहा है हमारे पास, 1131 करोड़ का हमारा लॉस हो रहा है साल का। पर ये आर वाला कहता है यार कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं आने वाले समय में 2025 में आईपीओ लॉन्च करने वाला हूँ, सारा मेरा आर वाला का नाम बहुत बढ़िया जानते हैं, मैंने बच्चों को फ्री में पढ़ा रखा है, तो मैंने इमोशनल ब्लैकमेल कर रखा है। तो जो हमारा शेयर होल्डर है वो तो वैसे ही अनपढ़ आदमी होता है, हर बंदा तो इतना बढ़िया होता नहीं, हर बंदे को तो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो देखना आता ही नहीं है, या रेशियोज तो पढ़नी आती नहीं है। ये तो केवल सीए कैटेगरी का आदमी है, और सीए कैटेगरी का आदमी तो यूनिक होता है, वो तो आम आदमी होता ही नहीं है भैया। तो कहने का मतलब है कि जो अनपढ़ आदमी शेयर होल्डर है, जो कि बाजार में 96% है, वो सब कहेंगे कि आर वाला का नाम तो बहुत बढ़िया है यार, और ये तो बड़ा सारा बच्चा पढ़ाता है, ये तो खूब पैसा कमाएगा। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, इसके आईपीओ में पैसे लगा देंगे। और आप जानते हैं कि जब वो आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होने के भी चांस होते हैं और अंडर के भी होते हैं। और जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमारा शेयर का भाव जब खुलता है सेकेंडरी मार्केट में, एनएससी में, बीएससी में, तो उसका भाव बढ़ जाता है। और देखना कि जब इसका भाव बढ़ेगा, इसी के जो इन्वेस्टर हैं, आर वाला के जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना पैसा, अपना शेयर हिस्सा बेच बाज के कल्टी मार लेंगे और एट द एंड कौन फंसेगी, जनता फंस जाएगी। तो बेटा इसको कहते हैं वैल्यूएशन खेलना। हालांकि मैंने बड़े घटिया अंदाज में आपको स्टोरी सुनाई है, आगे बढ़ो एफएम के अंदर मैं आपको टेक्निकल तरीके से बताऊंगा वैल्यूएशन खेलने को क्या कहते हैं। और यही तरीका है कि जो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, रैपिडो हो गया, ऊबर हो गया, ओला हो गया, ओयो हो गया, ये सब साले घाटा खाई जा रहे हैं, घाटे पे घाटा दबा के खाई जा रहे हैं। और इनका पर्पस एक ही है कि लॉस तो बेयर कर लो भैया, पर क्या बना लो, वैल्यूएशन बना लो भैया, कंपनी की कीमत बना लो। कोई ना कोई इन्वेस्टर आके मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आईपीओ में तो जनता बैठी हुई है, सस्ता शेयर निकाल के मार्केट में गेम बना देंगे। और आईपीओ के लायक कौन बनाएगा, आईपीओ के लायक बनाने वाले भी कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं। सेबी के पास रिपोर्ट भेजना कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कि हमें इतना पैसा उठाना है, वो सारी रिपोर्टें कौन बनाएगा, हमारा सीए तो बनाएगा। तो सीए वहाँ पे भी एफएम खेलेगा, आपकी रेशियोज़ को बढ़िया बनाएगा, आपके फंडामेंटल एनालिसिस को बढ़िया बनाएगा, ताकि सेबी वाला परमिशन दे सके कि जाओ बच्चों, आओ मार्केट में आ जाओ, शेयर बाज़ार में आ जाओ, आपके ऊपर बोली लगेगी, लोग फंसेंगे और आप पैसा बना के निकल जाओ। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है। तो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है जी, इंटरेस्ट आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो भैया 100 में से 40 नंबर तो चाहिए। और पता है आपको 50 नंबर का ग्रैंड टोटल भी होना चाहिए। तो 40 की तो बातें करो ही मत, कम से कम 50 तो बुरे से बुरे हालात में लेकर आओ। और बाकी हाँ 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर भी आ जाते हैं अगर आपका दिमाग लगेगा। और मेरे को पता है बड़े शातिर लोग हो तुम, तुम्हारा दिमाग लगता है बिज़नेस के अंदर। फाउंडेशन के अंदर तुमने क्या पढ़ा, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा, वहाँ पे मैथ्स पढ़ा, बिजनेस मैथ्स पढ़ा, वहाँ पे लॉ पढ़ा, वहाँ बिजनेस लॉ पढ़ा, वहाँ अकाउंट्स पढ़ा, वो भी बिजनेस अकाउंट्स ही पढ़ा।
साला तुम तो पैसा 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 ही करते रहते हो, बस पैसे के अलावा कुछ नहीं करते। तुम्हें तो बस पैसा ही कमाना है और खूब पैसा कमाना है, और आशीर्वाद है खूब पैसा कमाओगे भी। तो फिलहाल एफएम वाले सब्जेक्ट में आपको मज़ा आएगा। यहीं तक हम आज की क्लास रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड करूँगा, उसको फॉलो करते रहना। और अगर अच्छा लगे तो बताना, कमेंट मारना कैसा पढ़ा रहे हैं, और अगर गंदा लगे तो भी बताना, तब भी बुराई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इम्प्रोवाइज़ करेंगे, सुधारेंगे अपने आप को। अच्छा, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है विकास कपूर। ठीक है बेटा, मैं आपकी क्लासेस लूँगा एफएम की, एसएम की। अभी तक तो विचार ये है, थोड़ा सा अगर समय मेरा बिजी हो गया, क्योंकि थोड़ा मैं स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो हो सकता है कि एफएम की क्लास कोई और दूसरा टीचर भी आपका ले सकता है। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।